हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, खबरें पहुंचाते रहते हैं ताकि आप गोदी मीडिया वाले प्रचार प्रसार से जरा बच करके, क्योंकि गोदी मीडिया नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सतह पर काम करता है। अलग अलग इंटरेस्ट हैं जिनके लिए वो काम करता है। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। कई बहुत ही अहम इश्यूज हैं। आज संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही एक अहम भाषण दिया है। उसमें क्या क्या बातें कही हैं उस पर कुछ बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी से समझेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा कांवड़ियों के मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने सभी खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपने नाम लिख करके लगाने की बात की है, जिस पर बहुत सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी काफी लोग हैं जो उसको ठीक नहीं मान रहे। आखिर उसका क्या मतलब है और क्या ये मुसलमानों से चीजें खरीद करके ना खाएं, ये बात कहां तक ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में ही कई हिंदुओं की बीफ का गोश्त का कारोबार की फैक्ट्रियां मौजूद हैं और मोदी जी की सरकार में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है। देश में राजनीति गाय बचाओ और विदेश से डॉलर कमाने के लिए अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये सरकार क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि यूपीएससी जो देश का सबसे बड़े इम्तिहान कराती है, वो पिछले 10 सालों में 8 चेयरमैन क्यों बदले गए और इस 10 साल में बगैर आईएएस, बगैर सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किए आईएएस की पोजीशन पर, ओहदों पर लोगों को बिठा दिया गया। सरकार वो कैसे चला रहे होंगे? उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि वो आरएसएस के लोग हैं। क्या कुछ है? कितने लोग थे जो पिछले 10 सालों में लोगों को आईएएस के ओहदे पर बगैर पढ़े लिखे, मैं कहूंगा, क्योंकि उस इम्तिहान की, जिस इम्तिहान की जरूरत होती है उन फैसला लेने वाले ओहदों पर, वो बगैर इम्तिहान पास किए उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। उसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी का जो भाषण आज हुआ, खास तौर पर इलेक्शन के बाद में, एक कमजोर प्रधानमंत्री का भाषण था या अब भी वही हाल है जो पहले तानाशाही वाला मिजाज था? क्या कुछ कहा है और उस पर आपकी क्या राय है? जी, नमस्कार। नहीं, भाषण में बॉडी लैंग्वेज तो बहुत डाउन थी। उनका तेवर जो थे वो बहुत डाउन थे। मगर भाषा उससे कोई उससे ये नहीं लग रहा था कि सबको लेकर चलने वाले हैं। नारा ही था सबके साथ सबका विकास, मगर दो का साथ दो का विकास तक वो सीमित रह गया। आज के भाषण में भी वही दिखाई दिया। पर वो कहते हैं कि परीक्षा पद्धति हमारी गलत है। मतलब अब नीट का क्या करेंगे? वो एग्ज़ाम कैंसल करेंगे क्या? 7 साल में 70 बार पेपर फूटे हैं, उसका क्या करेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं बोला। बोला परीक्षा सिस्टम ही हमारा खराब है। तो धर्मेंद्र प्रधान फिर बोल रहे थे उसके पहले कि नीट में कोई समस्या नहीं हुई और वो हम बहुत ही नकारते इस बात को कि उसमें कुछ गलतफ़हमियाँ हुई या गलतियाँ हुई, उससे नकार रहे थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात कर रहे थे और उसी वक़्त वो बोल रहे थे कि ये 60 साल बाद तीसरी टर्म है, किसी प्रधानमंत्री को ये दी हुई तीसरी टर्म है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात है क्या? ये कौन-सा भाषण दे रहे थे मोदी जी, मुझे समझ में नहीं आया। और उन्होंने ये बोला कि गुमराह मत करो, जो गुमराह करने का काम भाजपा ही करती है। मंगलसूत्र से मुजरा तक किसने बोला? गुमराह किसने किया? भैंस खोल के ले जाने की बात वाली किसने किया? राम मंदिर पे बाबरी ताला जड़ने की बात किसने किया? ये गुमराह करने वाले भाषण थे कि नहीं? ये मोदी जी को समझना चाहिए और सबको समझना चाहिए। और वो सारे सांसदों से अपील कर रहे हैं कि अब देश सेवा करना चाहिए सबको। वो हमने जो प्रचार अपप्रचार किया था, किसी ने राह दिखाई, किसी ने गुमराह किया। राह कौन दिखा रहा था, गुमराह कौन कर रहा था, ये सब समझ में आ गया लोगों के। और ये समझ में आने के बाद भी वो चाहते हैं कि सब लोग अपने को मुझे यानी सहकार्य करें, सहयोग करें। अब सहयोग करने के लिए
भाजपा क्या करती है? दलित और आदिवासियों का टोकनिज्म करती है, ओबीसी का टोकनिज्म करती है कि दलितों को हमने राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया। आदिवासियों के लिए क्या किया? तो कुछ नहीं किया। आदिवासियों के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये पूरा का पूरा बजट 10 सालों से ये बजट जो ला रहे हैं, वो सारा बजट 20% लोगों को ध्यान में रखकर ला रहे हैं। तो 20% को ही फायदा होता, 80% लोगों को क्या मिलता है? तो रेवड़िया बांटते हैं। जो ये दूसरे को बोलते हैं कि रेवड़िया, कभी 5 किलो अनाज बोलते हैं, फिर वो शुरू रहेगा बोलते हैं, कभी भिक्षा वाली बात बोलते हैं, कभी अक्षम और कमजोर करने वाली बात बोलते हैं, और ये सारे कुकर्म यही करते रहते हैं। मोदी जी ने सबका सब अपना 10 साल 22 उद्योगपतियों को मजबूत करने में लगा दिया है। इन्होंने ना आदिवासियों के लिए कुछ किया, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कुछ किया। रोजगार वो बोल रहे हैं 8 करोड़ रोजगार हमने दे दिया। हाँ दिया भाई। और 8 करोड़ रोजगार दिया तो फिर देश में जो बेकारी की संख्या इतनी कैसी है, इतनी ज्यादा कैसी हो गई? और मोदी जी, जीविका और रोजगार में फर्क होता है भाई। जीविका तो कुत्ता भी कर लेता है, जीविका तो भिक्षा मांग के भिखारी भी कर लेता है, उसको रोजगार कहोगे क्या? कि अब हमारे 5 स्टार होटलों के सामने, दरगाहों के सामने, मंदिरों के सामने इतने लोगों को रोजगार लग गया है, बोलोगे? पकौड़े बेचना ये रोजगार नहीं है, जीविका है। मजबूरी में करने वाले काम है, रिक्शा चलाना ये जीविका है। जो काम सम्मान पूर्वक नहीं किए जाते, जिससे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती समाज में, उसको जीविका कहते हैं कि हम अब जिएंगे कैसे। इस चिंता में, विवेचना में जो अपने क्वालिफिकेशन से नीचे गिरकर काम किए जाते हैं, या उसको जो चाहिए, उसकी जो सोच है उससे नीचे गिरकर मजबूरी में जो काम किए जाते हैं, उसको जीविका कहते हैं मोदी जी। और जीविका और रोजगार में फर्क होता है। आपने 80 करोड़ लोगों को जीविका पे लगा दिया, मतलब भिक्षा पे लगा दिया, ऐसे ऐसे कामों पे लगा दिया कि ग्रेजुएट और इंजीनियर लोग अभी पकोड़े तलने लग गए। और वो पकोड़े भी कोई खाता नहीं, क्योंकि खाने के लिए भी किसी के पैसे नहीं है। तो इसको आप रोजगार अगर बोलते होंगे, 8 करोड़ ऐसे रोजगार दिए होंगे, तो आपके इकोनॉमी को नमस्कार, नमन है 3 बार। ये देखिए, जिसे कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान खो करके देश में रहो और सिर्फ सिर्फ जीविका पर जियो, पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए बस उतने पर जियो, बाकी मोदी जी को वोट करते रहो। यही तो हुआ ना पैगाम आज जो इन्होंने तकरीर की। 80% लोगों को ये जानवरों से ज्यादा नहीं समझते। हिंदू राष्ट्र मतलब ये ब्राह्मणी धर्म और ब्राह्मणी राष्ट्र, और ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुस्मृति का संविधान, ये यही कहता है कि 15-20% लोग ही इंसान है, व्यक्ति है, उनको मानवगत भावनाएं हैं। 80% लोगों को कोई मानव नहीं समझने को तैयार है। ये जो संविधान है उसको मनुस्मृति संविधान कहते हैं, और यही संविधान लागू करने की ये बात करते हैं। उन लोगों को जीविका देंगे और ये 15-20% लोगों को रोजगार देंगे। ये डिफरेंस हो गया है हमारी सोसाइटी में 10 साल में। अच्छा, ये जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सेवा करो, इसका क्या मतलब है? क्या वो जो कुछ उन्होंने खुद किया उस पर कोई पछतावा कहीं नजर आया? नहीं, ये है मोदी और योगी की लड़ाई। योगी तो पूरा बहुमत में है, तो योगी को जितना ये परेशान कर रहे हैं, योगी मोदी जी की दाल, उसको क्या बोलते हैं, ढालना, ये ढोलना मतलब उंडेल रहे वो दाल को। इनका जो दाल तैयार है उसको ढोल रहे हैं योगी। ये संघर्ष है दिल्ली और लखनऊ के। जिसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रायता फैलाना क्या देते हैं? ये जो रायता फैलाना, आपने जिसको हमारे इधर हमारी भाषा में बोलते हैं ढोलना, मतलब वो मराठी में तो बोलते हैं कि खंडी भर वरण, मतलब ये दाल का बड़ा पतेला रहता है और उसमें पेशाब कर देना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये योगी बोल रहा है कि मुझे हटाओगे ना तो मैं तुम्हारे दाल में पेशाब कर दूंगा। सीधी बात है। क्योंकि यहाँ तो 52 लोगों का, ऐसे लोगों का समर्थन है जो मुसलमानों के प्रति इस तरीके की भावना रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 52 सांसद है जिनके भरोसे मोदी की सरकार चल रही है, और उसमें से कई लोग अभी जाहिर तौर पे विरोध में आ गए थे। वो जयंत चौधरी आ गए, चिराग पासवान आ गए,
वो केसी त्यागी का एक ट्वीट है, आप चाहोगे तो ट्वीट भी पढ़वा अच्छा दूंगा अच्छा, मैं सुनिए, मैं थोड़ा सा उस पर आगे बाद में जाऊंगा। एक सवाल उठता है, जिन जी। लोगों ने इन 52 सांसदों को वोट किया, उन्होंने बीजेपी को तो वोट नहीं किया। वो तो बीजेपी को नफरत करने वाले लोग हैं, अगर उस तरह से देखा जाए। और वो आज आकर के बैठ गए मोदी जी की गोद में अपने मंत्रालय लेने के लिए। तो ये कौन सा इंसाफ है कि जिन लोगों के जिस वजह से वोट दिया या जिस वजह से दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया, वो भी एक तरह से उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ गए। तो इन ये जनतंत्र का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं वो लोगों का हक खत्म हो रहा है। नहीं, वो एनडीए के घटक दल थे। हम्म, एनडीए के घटक दल थे, मगर उनकी इमेज ऐसी नहीं थी कि वो हिंदू राष्ट्र वाली इमेज नहीं थी या हम्म, हिंदुत्व वाली इमेज नहीं थी, मनुस्मृति वाली इमेज नहीं थी। उस तरीके के कट्टर ब्राह्मणी धर्म स्थापित करने की इमेज नहीं थी उनकी, मगर उनके साथ में थे। देखो देश में अलायंस होने लग गए हैं, तो ये अलायंस में कुछ लोगों की अपनी विचारधारा होती है। जैसे पूरे इलेक्शन में मैं मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे। हम्म, मोदी इधर कह रहे थे, योगी कह रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं देंगे। वो अमित शाह कह रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं देंगे। आपका कितना चमत्कारी काम है, नागपुर महाराष्ट्र में आकर पुणे में आज स्टेटमेंट दिया है। कल कल की सभा में स्टेटमेंट है अमित शाह जी का हाँ, कि ये जो है उद्धव ठाकरे ये अफजल खान की फ्रेंड्स क्लब चलाते हैं। हम्म, भैया योगी शाह जी ये समझ लो कि ये वो महाराष्ट्र है जहाँ आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, ईमानशाही ये सारी की सारी शाहियों की कब्र बन गई थी। ये महाराष्ट्र है। तुम भी अच्छा, एक शाह हो, तुम्हारी कब्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे वो। हम्म, नहीं, योगी ने अब कमांड संभाल ली है हाँ, और वहां अमित शाह के जितने लोग थे उनको उन्होंने एक साइड बैठा दिया है। जैसे गुजरात में हुआ वैसे वैसे यहाँ हुआ। इसीलिए ये अमित शाह जी कोई कोई बातें उबाल बवाल ये सब चलते रहता है और चला रहे। यही लड़ाई में ये जो बोर्ड है, फल के दुकान पर बोर्ड लगा, होटल के दुकान पर बोर्ड लगा, ये बोर्ड वाला जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है 1929 में अंग्रेजों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पीने की पानी की जगह एक ही घड़े रखे, दो घड़े रखे दिए और एक पे लिखा था हिंदू घड़ा और दूसरे पे लिखा था मुसलमान घड़ा। देखो गोरे अंग्रेज थे या काले अंग्रेज है, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई हम्म, फर्क नहीं। हम्म, ये जैसे ही वो बोलते हैं ना अभी मुगलाई गई है तो अंग्रेजों का शासन आया, ये कांग्रेस को बोलते हैं कि ये मुगल थे, मुगल वाले गए। तो राज राज किसका आया? तो अंग्रेजों का राज आया। तो ये काले वाले अंग्रेज है, उन्होंने जो ऐसा अंग्रेजों ने लिखा था कि हिंदू का घड़ा और मुसलमान का घड़ा, और इस फरमान का विरोध करने के लिए जो मौलाना साहब हबीबुर रहमान मौलाना, जो शिमला, मुल्तान, लुधियाना, अंबाला की जेलों में 14 साल जिन्होंने कैद भोगी है, उन जैसे कई लोगों ने आंदोलन किया। वो जैसे ही खड़े हो गए, अपने शहर में खड़े हो गए इसके विरोध में कि ये बांटने वाली प्रोसेस का हम विरोध करते हैं, उनके साथ में सारा का सारा लुधियाना खड़ा हो गया था। तो आज की जरूरत यही है। गांधी जी ने जो कहा था करो या मरो, तो अपने को बोलना पड़ेगा भाजपा सत्ता छोड़ो और सिविल नाफरमानी करने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे जो जगह जो चल रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि जो मुसलमान होगा वो अपनी पट्टी लगाए। मैं तो बोलता हूँ कांवड़ यात्री को भी अपनी जाति का टी शर्ट पहनना चाहिए। हर जाति को हर कलर बांट देना चाहिए, टी शर्ट पहनना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर बोलता हूँ, मैं योगी जी से आग्रह करता हूँ कि अब आपको ये बताना चाहिए कि बीज बोने वाला किसान कौन से जाति का था, कौन से धर्म का था। ब्राह्मण था, ठाकुर था, वैश्य था। क्योंकि दलितों का हाथ से भी खाने से आपका धर्म डूब जाता है। अखिलेश के मंदिर में जाने से अपवित्र हो जाता है अखिलेश का मंदिर, वो जो भगवान का मंदिर है। उनके जिस घर में वो रहते हैं सीएम हाउस में, उसको भी गंगा जल से धोया जाता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए। अब मैं मेरा भी धर्म नहीं डुबाना चाहता। जिस ब्राह्मणी धर्म को आप हमारे ऊपर थोप रहे, उसको मैं डुबाना नहीं चाहता। तो फसल किसने बोया था, फसल किसने काटा, किसान कौन था, जमीन किसके नाम पे थी, फसल को काटने का काम किसने किया, पैकिंग का काम किसने किया, उसको ले जाने वाला ट्रक ड्राइवर कौन से धर्म जाति का था, उसको मार्केट में ले जाके उतारने वाला अड़तिया कौन था, बेचने वाला कौन था, कूली कौन था, उसके बाद में जिसने खरीदा वो खोमचे वाला कौन था। ये सब चीज उसमें सर्टिफाइड होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्टिफाइड करते ना,
कि बीज ऑर्गेनिक था, जमीन ऑर्गेनिक थी, उसके ऊपर कोई अनऑर्गेनिक स्प्रे नहीं किया गया, उसका पैकिंग भी ऑर्गेनिक तरीके से हुआ, तो ये भी आपको करना चाहिए। आपको ब्लड पे भी लिखना चाहिए, ये हिंदू का ब्लड है, हिंदू की इस जाति का ब्लड है। ऑर्गेन पे भी लिखना चाहिए, जैसे किडनी ट्रांसफर करना है तो गुजर की किडनी गुजर को ही जानी चाहिए, ठाकुर की किडनी ठाकुर को, क्योंकि ये वर्ण संकर हो जाएगा। मुसलमानों का करना है तो सारी जातियों का, क्योंकि ये जातियां जो है एससी, एसटी, ओबीसी, वो तो हिंदू है नहीं, वो तो आपके लिए शूद्र है, वो आपके लिए त्यागने योग्य है। उनके पानी छूने से आपका अपवित्र हो जाता है, तो फिर आप ब्राह्मण लोग कैसे लेते हो? आपने देख 50 साल पहले मूषक जो एक कम्युनिटी होती थी, चक कम्युनिटी, मूषक कम्युनिटी होती थी, जो चमड़े के इसमें पानी ले जाके सबके यहाँ पानी भरते थे। मगर 50 साल में ये ज्यादा प्योर हिंदू हो गए, प्योर हिंदू हो गए। उस वक्त तो मुसलमान का पानी ठाकुर भी पीता था, नहाता भी था, ब्राह्मण भी पीता था, नहाता था, देव भगवान की पूजा भी उसी में करते थे, उसी पानी से होती थी। ये मूषक का पानी जो है, वो चलने वाले जो हिंदू थे वो हमारे लोग थे। अब ये जो पवित्र वाले अपवित्र वाले हैं कि जिसमें फल के इस पे तुमको लिखना पड़ेगा कि भाई ये फल किसका है, ये कहां से शुरू हुआ? ये अल्पमत वाली सरकार का सुवेंद्र अधिकारी ये संविधान तोड़ने की और संविधान बचाने की जब बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये संविधान बचाने की काम कर रहे हो क्या? सुवेंद्र अधिकारी बोलता है, संदेश खाली, जिसने संदेश खाली का षड्यंत्र रचा था, वो बोलता है कि हम सबका साथ सबका विकास नहीं मानते, हम हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास करेंगे, क्योंकि मुसलमान हमको वोट नहीं देते। ये संविधान में आता है, संविधान की बात है। विरोधी पक्ष नेता बना बैठा है, कौन सी पार्टी उसको विरोधी पक्ष नेता बना के बैठी है? और वो संविधान बचाने की बात करेंगे और बोलेंगे अपप्रचार किया, मोदी फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ। देखो, मोदी ये फ्रॉड कर रहे हैं कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि विरोधी पार्टियां हमारी बदनामी कर रही कि हम संविधान बदलने जा रहे, एक तरफ संविधान माथे पर लगाते हैं और वो पूरा स्वांग रचते हैं, और दूसरी तरफ सुवेंद्र अधिकारी का आपका बता दिया मैंने आपको। दूसरा, मुजफ्फरनगर में बोर्ड लगाने वाली बात, ये संविधान के विरोध में है कि नहीं है? संविधान हमको बोलता है क्या कि जाति के नाम से, धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, लिंग के नाम से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गैर बराबरी नहीं होगी, ये संविधान बोलता है ना। बिल्कुल। कैसे कर रहा है इस तरीके से हरकत? उसको हटाते क्यों नहीं आप? क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आपकी सरकार सत्ते में आ गई है, पूरा एनडीए गठबंधन के एनडीए के साथी पूरे डिस्टर्ब हो गए और आप संविधान बचा रहे हो। इस तरीके से संविधान बचेगा? संविधान में फिर संविधान में धार्मिक समानता है, और वो धार्मिक समानता का जो तत्व है उसको आपके सांसद और विधायक बोलते हैं कि जो बाकी राज्य है, मतलब जो भाजपा शासित छोड़ के और भाजपा के सहयोगी शासित राज्य छोड़ के उनमें बजट का आवंटन नहीं होने देंगे। आप बताइए कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है उसका वेस्ट बंगाल का उन्होंने बंद कर दिया। 1.5 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत कम पूंजी में वहां की बंगाल सरकार उसको चला रही है, और उसका कारण उन्होंने बताया कि इसमें बहुत बड़ी धांधली है। धांधली ढूंढते ढूंढते इनको 1.5 साल हो गया, अब भी धांधली नहीं मिली, सीबीआई को नहीं मिली, इनके किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिली, मगर धांधली के नाम से इन्होंने कर दिया। जैसे धांधली के नाम से वो शिबू सोरेन को इन्होंने जेल में डाल दिया था कि हमें आशंका है कि जमीन घोटाला हो सकता है। अब तुमको तो कोई भी आशंका हो सकती है, कल आशंका बता दोगे कि हमारे किसी नेता का खून करेगा, हत्या करेगा, देश में कुछ विस्फोट करेगा, ऐसी आशंका है किसी भी आदमी से, गरीब आदमी से। अब वो आशंका को कैसे, आपकी आशंका कोई करेगा? इसके लिए आप बोल रहे संविधान बचाएंगे, ये कैसे संविधान बचाएंगे? आपका हेमंत बिस्वा शर्मा 10 साल से आपका शासन चल रहा है, वहां 22% मुस्लिमों का संख्या थी, आपका अचानक हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है कि अब 40% हो गई है। क्या चमत्कार हो गया? अगर बांग्लादेश से आए हैं तो तुम क्या कर रहे थे वहां? तुम सीएम रह के क्या कर रहे थे? तुम अगर अपनी सरहदों की सुरक्षा नहीं कर सके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर सुरक्षा नहीं कर सकी और मुस्लिम वहां बांग्लादेश से वहां आ गए, तो आप क्या कर रहे थे? आप तो यहाँ के मुस्लिम निकालने की बात कर रहे थे जो घुसपैठी है। अब वहां घुसे हुए मुस्लिम कैसे आपने घुसने दिया? और ज्यादा तो आपने घुसे नहीं है, जबरदस्ती ये बताने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमारा विभाजन जो हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम से हुआ था, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 40% मुसलमान उस वक्त भी होंगे, इसलिए वो हमारे साथ रह गए।
जहां 40% से 50% से ऊपर मुसलमान हो गए, उनका बांग्लादेश बन गया। तो ये बात बार बार करने वाली ये हरकतें जो करते हैं, वो इनका काम ही है कि ये देश को अनेक अनेक कामों से और अनेक अनेक नामों से बांटते रखना इनका काम है। अब मैं पूछता हूं कि भैया अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई जो यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो राज्य हैं वो एक साथ मिले हैं, पूरा देश बना है, क्या केंद्र सरकार किसी राज्य का सिर्फ इसलिए कि विपक्षी दल सरकार वहां पर चलाते हैं बजट रोक सकती है? क्या केंद्र सरकार को ऐसा कोई हक है कि राज्यों का हिस्से का पैसा ही ना दे? हालांकि अब से पहले हम जीएसटी का राज्यों को पैसा नहीं मिल रहा, ये शिकायत हम सुन चुके हैं कई साल से, लेकिन क्या अब बजट में भी ऐसा होने जा रहा है? क्या क्या लगता है आपको? सर, संविधान के अनुसार तो नहीं रोक सकते, हाँ। मगर हिटलर कुछ भी कर सकता है, मुसोलिनी कुछ भी कर सकता है, उनके लिए वो कोई पाबंदी थोड़ी है। मैं तो अभी इसमें जो बता रहा था, बीच में छूट गया था कि ये जो कत्ल खाने हैं, इनके जो मांस ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मांस के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया हमारा, भारत नंबर 1 पर आ गया बीफ एक्सपोर्ट में। बीफ का मतलब है गाय और भैंस, इसके मांस में एक्सपोर्ट पे नंबर 1 पे आ गया। उसमें पहले जो 10 कारखाने हैं, अल कबीर, सतीश सबरवाल और नाटा का, अरेबियन एक्सपोर्ट सुनील कपूर, एकनाथ कुडमुले, विकास मारुति शिंदे और अशोक नारंग का, MKR मदन एबट का, अल नूर एक्सपोर्ट सुनील सूद का, ओबीसी एक्सपोर्ट अभिषेक अरोड़ा का, पुण्य एक्सपोर्ट यस शास्त्री कुमार का, अश्विन एग्रो राजेंद्रन धर्म का, महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सनी खट्टर का और राजेश स्वामी का। अब मुझे ये बताइए कि उनके जो पैक बंद ये होते हैं, डिब्बे होते हैं मांस एक्सपोर्ट के, उस पे लिखना चाहिए कि नहीं, मालिक का नाम लिखना चाहिए कि नहीं? और उसमें तो कई नाम ऐसे हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे मुसलमान का है, अल नूर है और क्या क्या है, अल अरेबिया, और किस किस तरह का। ये भी तो धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो दुनिया को धोखा दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि इसका एक्सपोर्टर जो है वो हिंदू है। ये यानी बिल्कुल। अब इनको सजेस्ट करता हूं सर, जैसा मैंने योगी जी को सजेस्ट किया कि आपको देना चाहिए चेन ऑफ नरेशन देना चाहिए आपको, कि फूड कहां से आया और कहां तक पहुंच रहा है। दूसरा मैं ये करता हूं कि अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान ने निर्मित पेट्रोल जो है, जो हिंदुस्तान के खानों से निकला 30% पेट्रोल, उस पर लिखना चाहिए कि हिंदुस्तान का निर्मित पेट्रोल है। जो वहां से आया है, बाहर से अरब देशों से जो आया है, उस पर लिखना चाहिए अरब का पेट्रोल है। हमको खजूर पे भी लिखना चाहिए, हमको जितने ड्राई फ्रूट आते हैं उधर से, उस पे भी लिखना चाहिए कि मुसलमान के द्वारा निर्मित है, और ये थूक के देते हैं, क्योंकि थूक तो हिंदू भी सकता है, थूक तो मुसलमान भी सकता है। पेशाब आम पर बोले पेशाब कर दिया किसी ने, अबे भाई जहां गंदगी दिखेगी वहां कोई ग्राहक खरीदेगा नहीं, और ग्राहक उसका माथा देख के नहीं खरीदता, फल देख के खरीदता है, ड्राई फ्रूट देख के खरीदता है, उसकी शुद्धता देख के खरीदता है। ये देखिए, अगर ये बात इतनी बढ़ी तो वाकई दुनिया, जिसे कहते हैं ना, देश और दुनिया जिंदगी जीने की जगह नहीं रह पाएगी अगर हम यही सब देखेंगे कि ये हिंदू ने बनाया, ये मुसलमान ने बनाया। और क्या हम वाकई अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे? जिसे कहते हैं ना, इंसान जो है वो अंग्रेजी का एक वो है, वो सामाजिक जानवर है, सोशल एनिमल जिसे कहते हैं। तो सोशल कहाँ रह पाएगा? फिर तो अपने घर में बैठा रहे, वो पाठ पूजा करता रहे, और भूख लगे तो। हमको तो उनको सोशल एनिमल नहीं रखना है, भगवा एनिमल या हरा एनिमल करना है। जी 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 जी। ये इस तरह से देश और समाज नहीं चल सकता। अच्छा, मैं वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, मुझे वो बताइए कि मोदी जी की सरकार ने बगैर सिविल सर्विस एग्जाम पास किए IAS के ओहदों पर जो बिठाया, यानी ये जो नीट वाला जो घपला सामने आया है, वो तो एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया उसमें घपला हुआ है। एक बड़ी तादाद है जो बगैर एग्जामिनेशन के IAS बने हुए हैं, उनकी कहानी क्या है? लोगों को याद तो दिला दिया जाए। वो 130 लोग बनाए हैं 2018 से लेकर तो 2024 तक 23 तक 130 लोग बनाए हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि 90 लोग देश चलाते हैं, उसमें 3 OBC है, बाकी के सब लोग यही है जो इन्होंने बनाए हुए लोग हैं, या इनके खाकी चड्डी पहने हुए लोग हैं, वही 90 लोग हैं जो देश चलाते हैं।
और ये 90 लोगों में 2018 में इन्होंने 18 मई में बनाए थे, 18 अगस्त में बनाए थे। 19 में इन्होंने 18 लोग टोटल बनाए हैं, 9, 9 और 4, मतलब 9 क्या बनाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। उसके बाद में 2020 में 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, 2021 में 31 ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनाए। 2023 में 17 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए और 2023 में इन्होंने 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 16 डायरेक्टर बनाए। और ये लोग एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, कारपोरेट अफेयर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हेवी इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, रिन्यूअल। आप जो बोल रहे हैं ना लॉ में कैसा ऐसा हो रहा है, गड़बड़ कैसी हो रही है, तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी और का मंत्रालय, फाइनेंस सर्विस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर और कॉमर्स। ये 15 विभागों ने इन्होंने इस तरीके के 130 लोगों को पोस्टेड किया है, 15 लोगों ने। और इन्होंने यूपीएससी में भी कैसा झोल मचा दिया है, आप देख लीजिए। यूपीएससी के जो चेयरमैन बनते थे वो 5-5, 6-6 साल रहते थे। पहला जो चेयरमैन मनमोहन सिंह जी ने बनाया था वो अग्रवाल था, उसको 6 साल मिले थे, यानी मतलब वो 2014 को रिटायर्ड हुए थे, 2016-17 को बने थे 2014 में। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 10 साल में 8 चेयरमैन बदले। वो डीपी अग्रवाल 2008 से लेके 2014 तक थे। वो रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने रजनी राजदान को लाया, दीपक गुप्ता को लाया, अलका सिरोही को लाया, डेविड को लाया, विनय मित्तल को लाया, अरविंद सक्सेना को लाया, प्रदीप जोशी। वो प्रदीप जोशी कौन है, जिसको आरएसएस में, नीट में आरएसएस ने उनके व्यापम में चेयरमैन बनाया था, वो प्रदीप जोशी। आरएसएस ने उनका प्रमोशन किया था, जबलपुर में ये आरएसएस के कार्यकर्ता है करके उसको बना दिया था। उसके बाद में मनोज सोनी बनाए। ये क्यों बदले जाते, वो इसलिए बदले जाते कि उसके हाथ से फ्रॉड करवा लिया, बाद में उसको हटा दिया, वो हट गया है कि रिकॉर्ड क्लीन। ये हर वक्त की जो नौटंकी चल रही है, एक अजीब आईएएस और आईपीएस और आईएफएस हजारों लोग इन्होंने बना दिया है। जो परीक्षा कोई फ्रॉड है, सारे सर्टिफिकेशन फ्रॉड है। ये सोनी ने रिजाइन इसलिए दिया है कि कितने सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनके कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ओबीसी का इकोनॉमिकली बैकवर्ड का कुछ नहीं है, और इन्होंने बना के पूरा का पूरा भट्टा बिठा दिया है इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम का, इस देश के रोजगार का, इस देश के ब्यूरोक्रेसी का, इस देश के लोगों का, सबका भट्टा बिठा दिया। ये जो आईएएस वगैरह जो होते हैं, ये तो एक तरह से देश की किस्मत का फैसला करने वाले लोग होते हैं। बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, पॉलिसी कैसे हो, लोगों की भलाई कैसे हो, वेलफेयर कैसे हो। जब वहां सारे वो लोग बैठ जाएंगे जिन्होंने वो पढ़ाई नहीं है, जिसके सहारे वो कुछ सीख समझ करके फैसले ले सकें, तो ये देश के लिए बहरहाल बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और अभी भी मोदी जी का जो नखरा है, जो तानाशाही है, वो कम होती नजर नहीं आ रही। जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जो भाषण दिया है, हाँ, उसमें ऐसी बातें कही हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। कुछ और चीजें, 10% अडानी का कोल स्कैम करवा दिया, 10%, 90 किलो के बराबर अडानी का 10 किलो कोल लेके हमने उसकी ऐसी तैसी करा दिया। अंबानी को वहां से लाने का, चाइनीज कपड़े लाके यहाँ शोरूम खोलने का परमिशन हमने दे दिया। हमने यहाँ पूरे के पूरे नौकर अडानी, वो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में वहां से ले आ रहा है, उसका वीजा के लिए हमने छूट दे दिया। हमने क्या क्या नहीं किया। इवन रेलवे के पहिए और रेलवे के जो ये होते वॉकी टॉकी होते, इसको भी चाइना से इंपोर्ट करने का परमिशन दे दिया। और इनका ही गुजरात का पेपर बोलता है, गुजरात हैज बिकम ए गेटवे ऑफ ड्रग्स। ये है विकास, ये है विकास। मोदी जी ने क्या कुछ किया, ये वाकई बहुत ही न मालूम कितने वर्षों में कभी रिपेयर हो पाएगा, हालात वापस नॉर्मल आ पाएंगे, कब आ पाएंगे। इतनी बड़ी बेरोजगारी के बावजूद चीन से कामगारों को लाना, ये अपने आप में खुद हमारे यहाँ के नौजवानों के साथ, अपने लोगों के साथ नाइंसाफी, और ऐसी नाइंसाफी के फैसला लेने वाले भी ऐसे इम्तिहान है तो वो गलत है। उनका कहना है नीट में क्या कुछ हो गया, लाखों बच्चे सड़क पर परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं।
क्या होगा, किस तरह से ये कोई इतनी गैर जिम्मेदार सरकार। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ, ये नकवी, शहनवाज, जफर इस्लाम, ये हिंदू है या मुसलमान है? देखिए ये इनके नाम तो मुसलमानों जैसे हैं, और लेकिन इन्होंने हिंदू लड़कियों से शादियां की हैं। वो उनकी अपनी आजादी है, उन्होंने शादियां की हैं। अब कौन क्या कहे। देश में तो धर्म जो हस्बैंड का होता है वो धर्म हो जाता है ना, उस परिवार का, बच्चों का। अब जरूरी नहीं है, सब जगह ऐसा हमने नहीं देखा, सब जगह ऐसा हमने नहीं देखा। बहुत जगहों पर पत्नी जो है वो अपने धर्म पर चलती है, पति अपने धर्म पर चलता है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी फैमिलियां हैं। शाहनवाज हुसैन किस तरह से रहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, या सही ये जो मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि वो हिंदुओं से उन्होंने शादियां की हैं, और शायद बीजेपी को भी वही सूट करता था एक जमाने में। उनको मुसलमान के तौर पर अपनी पार्टियों में रखा और मुसलमानों को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जी जी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन बहरहाल इंटरेक्शन हो गया इस बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे यहाँ मुसलमान नाम दिखे इसलिए मैंने सवाल किया कि हमको तो समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमने पूछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, और मैं समझता हूँ अपने हमारे दर्शक जो हैं वो फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हर मंडे को हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी उम्मीद है, हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।